तो पहले आर्टिकल 12 था, ठीक है, जिसमें मैंने आर्टिकल 12 में आपको समझाया था। पहली बात तो 5 क्वेश्चंस बताए थे मैंने। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट के फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर द, हाँ जी बेटा आरब भेज देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आर्टिकल 12 से पहली बात तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एमसीक्यू, ठीक है। सेकंड एमसीक्यू जो था दैट इज इम्पोर्टेंटली कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बताया था मैंने, ठीक है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये भी बताई मैंने आपको दैट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 इज एक्चुअली द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने आपको फर्दर आपको ये बताया था कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, देयर 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उनके मैंने नेम्स भी आपको क्लास में ही याद करवा दिया था, एक और ट्रिक भी दी थी। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 13, ठीक है। आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट, मैंने आपको इम्पोर्टेंटली समझाया था कि इन विच लॉज फंडामेंटल राइट्स जो है उनको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, या फिर उसमें हमारा फंडामेंटल राइट, अगर हम ऐसा कोई लॉ बनाते हैं न्यू जिसके अंदर फंडामेंटल राइट जो है, कोई फंडामेंटल राइट जो वायलेट होता है, तो उस टाइप के फंडामेंटल राइट के उस वाले लॉ को हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, वॉइड मान लेते हैं, उसे इनकंसिस्टेंट समझते हैं, ठीक है। मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी बताया था कि एक मैं नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आऊँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, जैसे एजुकेशन की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया एजुकेशन की पॉलिसी लेके आती हूँ, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप स्कूल में एंट्री चाहते हो, ठीक है, तो मैं बोलूँ कि स्कूल एंट्रेंस के लिए आपको हाइट में 5'6" होना चाहिए, ठीक है, 5 फुट 6 इंच, ठीक है। तो ये आपके फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन प्लस राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इस टाइप के कुछ राइट्स को क्या करता है, वायलेट करता है, ठीक है। मेहुल समझ आया, थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, ठीक है। हम सब इक्वल हैं, ठीक है, एवरीवन इज इक्वल। और अगर हम उस इक्वलिटी के अंदर अगर एक ऐसा क्राइटेरिया ले आते हैं कि भाई किसी की हाइट के हिसाब से हम स्कूल में एंट्रेंस दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक तरीके का राइट टू इक्वलिटी को वायलेट होगा, ठीक है। अब जैसे कुछ समझ आ गया मेरी बात, एजुकेशन इज इक्वल फॉर एवरीवन, ठीक है। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर स्कूल है, जैसे अगर मैं किसी स्कूल की बात करती हूँ जहाँ पे फिजिकल मांगते हैं, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड मांग रहे हैं, वो अलग बात है। वो फिर एक पर्टिकुलरली आपका आर्मी का कोई स्कूल है या कुछ उस तरीके का स्कूल है, वहां पर आपका स्पेसिफिकेशन पर्टिकुलरली प्रोफेशन के हिसाब से है। वहां की बात छोड़कर अगर नॉर्मल स्कूल्स की बात करती हूँ तब, ठीक है। सो कोई भी, ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने एक स्कूल वाले का, ठीक है। बट एनी टाइम अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है, ठीक है, कोई भी लॉ, फॉर एग्जांपल आपका फूड लॉ आया, इतने सारे लॉज में किसी भी डिपार्टमेंट में आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, ठीक है, जहां पर भी आपको फंडामेंटल राइट उसमें कर वो होगा, तो वहां पर उस लॉ को क्या मान लेंगे, इनकंसिस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। समझ आ गया आदित्य, लव चौधरी, गौरव सामंत, ठीक है बेटा, आतिश, ठीक है। चले तो ओके, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के नाम। ये मैंने बता दिया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बताया हुआ आपको ऑलरेडी कि हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो हमने अराउंड 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था। उसके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स थे, उनके बाद हमने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके अंदर सारी कंट्रीज के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो सारे के सारे हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर लिए, है ना लक्षित, ये बात तो सच है, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमने ऐड किया है हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दैट इज टेकन फ्रॉम यूएसए, ठीक है। कौन सी कंट्री से बेटा, यूएसए से। और यूएसए से इसको लिया गया और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बिल ऑफ राइट्स के नाम से। ये सब मैंने कल पढ़ा दिया, कल ये मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था, ठीक है। इसमें मैं एक बार रिवाइज करवाती हूँ, आपको पता है शुरू से ही कि हर बार मैं क्लास में रिवाइज करवाती हूँ। रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देना। ओके बेटा। उसके बाद इसमें फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट नहीं होते, वायलेट होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम जुडिशरी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट,
ठीक है, कोर्ट्स में जा सकते हैं, जुडिशरी, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि आपके फंडामेंटल राइट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी क्या हो सकते हैं बेटा, खत्म भी किए जा सकते हैं फॉर सम टाइम ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। और मैंने एक इमरजेंसी जो करंट बताई थी वो कोरोना वाली इमरजेंसी बताई थी कि कोरोना में हमारे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को एक तरीके से खत्म कर दिया गया था, ठीक है। हम लोग कहीं नहीं जा सकते थे, हम अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, अब समझ रहे हो ना, कर्फ्यू लग रहे थे, लॉकडाउन था। These are all the terms that is kind of a मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। तो सबको समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। ये कल का पढ़ाया हुआ था जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये भी हम कल कर चुके थे, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। इनके मैंने आपको बार बार इंपॉर्टेंटली बताया था कि 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे अर्लियर, अब नाउ दे आर 6 फंडामेंटल राइट्स। और जो 7th फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, दैट वाज रिमूव्ड अंडर 44th अमेंडमेंट 1978। इसमें चेंज कर दिया गया लीगल राइट में बाय आर्टिकल 300 ए यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट इज फॉर अमेंडमेंट, ए फॉर अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट मतलब चेंज होना, अमेंडमेंट और एआरटी मतलब आर्टिकल ना, आर्टिकल, बिल्कुल बेटा। रिकिन समझ आ रहा है, रिकिन मैम राज? रेमेडीज का क्या मतलब है इसमें? मैम अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का उसको हम पढ़ेंगे बेटा। रेमेडी मतलब आपका वर्ड इंग्लिश वर्ड है, रेमेडी मतलब होता है किसी चीज का इलाज करना, उपचार करना, किसी चीज को ठीक करना, ठीक है। समझेंगे अभी, उसी चीज को समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। अब हम मैम बात कल करते हैं, लोहड़ी गुरुकुल का पेपर है। हाँ जी, आपका है क्या आदित्य? किसका है कल पेपर? लव का है, बोलो लव। एक मिनट, हाँ जी लव चौधरी बोलो। बोलो, कुछ बोलना है आपको? नहीं बोलना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, ठीक है। अब जो हम लोग वो कल तक का था जो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। जो रिकैप करवाना जरूरी होता है कि अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, आप लोगों को रिवाइज करने के लिए बोला था, आप टेस्ट भी लूंगी मैं लास्ट में, ठीक है, ठीक है। नाउ फर्स्ट हम बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी जो था आपका, मेरा फर्स्ट फंडामेंटल राइट था, जो कि आपका 14 आर्टिकल से लेके 18 आर्टिकल के अंदर था, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं बेटा? 14 टू 18, समझ आई? 14 टू 18, ठीक है। उसमें से सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 कहता है हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, समझ आई? इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब वी ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। इसका मतलब समझते हो? आदित्य बताओ, ट्राई करो। इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या मतलब है इसका? पहले पढ़ो इसको, पढ़ो इस बात को, पढ़ो स्लाइड। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शॉल वेट नॉट करो डिनाई। आदित्य, मैंने एक बात बताई थी, स्टेट। कल हमने आर्टिकल 12 पढ़ा था जिसके अंदर मैंने बताया स्टेट। स्टेट मतलब आपकी गवर्नमेंट, स्टेट मतलब आपकी वो अथॉरिटीज जो आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर रही है किसी भी फील्ड के, ठीक है। तो हियर स्टेट, आगे पढ़ो, द स्टेट Denied to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. ओके। तो आप बात समझिए कि राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इट मीन्स कि एवरीवन इन दिस कंट्री इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, ठीक है। आप कोई भी हो, वेदर यू आर वुमेन, वेदर यू आर मेन, वेदर यू आर अ डॉक्टर, वेदर यू आर इंजीनियर, वेदर यू आर अ पॉलिटिशियन, वेदर यू आर प्राइम मिनिस्टर, इन एनीवन, ठीक है। आप सब किसके सामने बेटा? लॉ के इन फ्रंट ऑफ लॉ क्या है? सारे इक्वल हैं, ठीक है। हमारा लॉ जो है, हम लोग मतलब इसका रीजन ये है कि जो भी आपका लॉ है, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर किसी चीज की पनिशमेंट है तो वो सबके लिए इक्वल है, मतलब हम लोग लॉ में इक्वल हैं। हमारा जो लॉ है वो सबके ऊपर सेम तरीके से एप्लीकेबल होगा। समझ आ गया सबको? हाँ जी गौरव बोलो। मैम मैंने तो हैंड रेस करने के लिए किया था, पढ़ने के लिए किया कोई बात नहीं, था ओके, hand ठीक है। raise।
तो आप समझ गए सारे के सारे। इसका एग्जांपल समझिए, जैसे कोई बंदा दो ए और बी, ठीक है, एक लेबर है ए और बी जो है पॉलिटिशियन है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि दोनों ने ही क्या किया, एक क्राइम किया, दैट क्राइम वाज मर्डर, ठीक है, और उस मर्डर के लिए दोनों को बेटा इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन टर्म्स ऑफ आवर लॉ, दोनों को ही क्या होगा बेटा, सेम पनिशमेंट मिलेगी। समझ आई? सेम ही उनके लिए वो है कि भाई उन लोगों को मर्डर के एविडेंस के बेसिस पे उन दोनों को ही फांसी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि लेबर है तो उसको हम कुछ और देंगे, अरे यार ये तो ना तमिलनाडु से बिलोंग करता है तो हम तो इसको सजा नहीं देंगे, ठीक है, ये तमिलनाडु से तो ये है वो है, ठीक है, या फिर इसका कलर वो है, या फिर ये बहुत अमीर है या बहुत गरीब है, ऐसा हमारी कंट्री में नहीं है। वी आर ऑल इक्वल इन रिस्पेक्ट टू लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, आप पढ़ो बेटा। कल किसने नहीं पढ़ा था? सुयश, आपने भी नहीं पढ़ा था कल? लक्षित ने पढ़ा था कल? सुयश और बेटा देखो, जिन्होंने कल नहीं पढ़ा था, माधव ने पढ़ा था और ये तो पता है मुझे, ठीक है। पहले पढ़ो, सुयश पढ़ो। Yes, ma'am. Article 15. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Exceptions, Exception. women and children. Exceptions, women SC, and children, SC, ST, backward classes. ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, इसका मतलब क्या है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जब कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस इज नॉट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थी हमारे सोच से, ठीक है। वी आर एक्चुअली अपने आप में क्या थे बेटा, हमने एक वो बना रखा था, क्योंकि हमारी इंडिया के अंदर क्या था बेटा, डिस्क्रिमिनेशन था ऑन बेस ऑफ रिलीजन, ऑन बेस ऑफ कास्ट, ऑन बेसिस ऑफ रेसेस, ऑन बेसिस ऑफ सेक्स, मतलब कि वुमेन एंड मेन, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ पे भी था। भी एक्चुअली हम एक्सपेक्ट क्या करते थे कि साउथ इंडियंस जो है वो हमसे दबे, ठीक है, या फिर नॉर्थ इंडियंस को क्या समझते थे, ठीक है। उसमें से कास्ट सिस्टम भी था कि ब्राह्मण सुपीरियर्स थे, ठीक है, उसके बाद आपके लोअर कास्ट आते थे, शेड्यूल कास्ट थे, ठीक है। इस तरीके से काफी ज्यादा मतलब हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसके अंदर मैंने आपको आपका प्रियम्बल पढ़ाया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल हमारी कंट्री के अंदर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए था, हमें ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए था, ठीक है। तो आर्टिकल 15 कहता है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। एक्सेप्शन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। आप वुमेन और चिल्ड्रंस को हम लोग क्या करते हैं, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, पर इनको थोड़ा सा स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं, ठीक है। आप चिल्ड्रंस और बच्चों को थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज देते हो, ठीक है। अब ऐसा क्या है नहीं कि हम बच्चों को पीटते हैं, ठीक है, बच्चों के साथ ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं, बस में देखते हैं किसी विमेन को खड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको सीट ऑफर करते हैं, ठीक है। फिर और SC STs बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए एक्सेप्शन है, इनको हमने स्पेशल प्रिविलेजेस दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे राइट टू इक्वली हम सब इक्वल हैं, बट इनको स्पेशल प्रिविलेज, इनको स्पेशल थिंग्स दे रखे हैं, इनको स्पेशल कोटाज दे रखे हैं, रिजर्वेशन दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अपलिफ्टमेंट करने के लिए, ये काफी ज्यादा डाउन थे, इनको अपलिफ्ट करने के लिए सोसाइटी के अंदर से ना, उसको बराबर करने के लिए हम लोगों ने इनको प्रिविलेजेस दे रखे हैं। समझ आएगा सबको? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।